हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैसीय स्टेट के एक नए लेक्चर के बारे में। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने क्या बात की थी। लास्ट लेक्चर में हमने जो है चार्ल्स लॉ को कंप्लीट कर लिया था। उसके जितने भी डिफरेंट टाइप के ग्राफ बनते हैं वो सारे डिस्कस हमने कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए लॉ के बारे में जो कि है गे-लुसेक लॉ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए लॉ के बारे में जो कि है गे-लुसेक लॉ, राइट। ठीक है, देखिए जैसा कि हमने कहा था कि जो चार्ल्स लॉ है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन हमें बताता है, उसी तरीके से जो गे-लुसेक लॉ होता है वो हमें प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन क्रिएट करके बताता है। और इसने क्या कहा, इसने कहा कि अगर हमारे पास वॉल्यूम फिक्स हो जाए तो उस कंडीशन पे जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। कंडीशन क्या है, इस चीज के लिए कंडीशन है कि आपकी जो वॉल्यूम है वो क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, फिक्स, यानी कि कांस्टेंट। जो वॉल्यूम है और जो नंबर ऑफ मोल है वो क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तभी आपका जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें देखने को मिलेगा, राइट। क्योंकि वॉल्यूम फिक्स नहीं की तो टेम्परेचर का इंपैक्ट वॉल्यूम पे पड़ेगा और वॉल्यूम का इंपैक्ट फिर प्रेशर पे पड़ेगा, तो इसको एनालाइज करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कंडीशन क्या रखते हैं हम, वॉल्यूम जो है और जो नंबर ऑफ मोल है वो कांस्टेंट हमें देखने को मिलने चाहिए। अब देखिए, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाता हूं तो क्या बन जाएगा, ये P that is pressure is equal to constant multiply temperature, right? अगर मैं टेम्परेचर को लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, प्रेशर बाय टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, और दोनों इस हिसाब से इंक्रीज होंगे कि जो नई कंडीशन क्रिएट हुई है प्रेशर एंड टेम्परेचर की वो पुरानी कंडीशन के इक्वल होगा, राइट। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है हमारे पास P1 by T1 जो है वो इक्वल होगा P2 by T2 के, राइट। इसके बारे में हम बहुत सारी चर्चाएं ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे लास्ट दो वीडियोस में, जिसमें हमने बोयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के अंदर इस रिलेशन के बारे में बात की थी। मतलब उनके लॉ के अंदर जो रिलेशन था वो कैसे क्रिएट हो रहे हैं। कांस्टेंट का क्या मतलब है, देखिए प्रेशर इंक्रीज होगा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और जो ओवरऑल इंक्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, नलिफाई, जीरो, राइट। कि इस हिसाब से कि जो पहले प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो था, अब भी जो नया प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल। ये मतलब है कांस्टेंट होने का, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कंप्लीट गे-लुसेक लॉ। अब हम बात करते हैं इसकी ग्राफ को लेके। अब हम बात करते हैं ग्राफ को लेके। देखिए बात ये है कि यहां से क्वेश्चन बनेगा, इस रिलेशन का इतना यूज नहीं रहेगा, रिलेशन यही यूज होने वाला है हमारे न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में। देखिए हमें पता है, हमने बात की क्या, प्रेशर इज इक्वल टू के टी, प्रेशर इज इक्वल टू के टी, यानी कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई टेम्परेचर। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो कौन सी इक्वेशन फॉलो हो रही है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और जो c की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो। C की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास जीरो हमें देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करने लग जाएं, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करने लग जाएंगे। टेम्परेचर हमने केल्विन ले लिया, ये हमारे पास क्या है, 0 केल्विन, ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास क्या है, 0 केल्विन। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें देखने को मिल जाएगा। इस 0 केल्विन के बारे में हमने खूब सारी चर्चाएं की थी पहले भी, और वैसे भी हमारे पास जो y इंटरसेप्ट है वो क्या है, 0। तो y इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब क्या है, यहां से हमारा ग्राफ हमें स्टार्ट होता दिखेगा। अब बात करते हैं कि अगर हमें एनालाइज करना पड़ जाए, बहुत सारे हमारे पास जो है ग्राफ के अंदर बहुत सारी लाइनें क्रिएट कर रखी हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, ये हमें जो है बहुत सारी लाइन्स दे दी। कहा जाए, मान एक और लेते चलो, कहा जाए ये V1 है, इसके कोरस्पोंड में वॉल्यूम, इसके कोरस्पोंड में वॉल्यूम V2 है, इसके कोरस्पोंड में V3 और इसके कोरस्पोंड में V4। कंपेयर कर दो V1, V2, V3, V4 को, कौन सी ज्यादा होगी कौन सी कम होगी। तो मैंने आपको क्या बताया है, बहुत बार हमने चर्चाएं की है, इसलिए इतना ईज के साथ चल रहे हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, और इतनी आपको प्रोग्रेस हो जाएगी, इतना आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत बार ये क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं, राइट। तो देखिए हमने क्या कहा था, अगर आपको कंपैरिजन करना है, देखिए ग्राफ जो है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में है, वॉल्यूम के साथ कोई रिलेशन देना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पुराने लॉज को देखेंगे। पुराना लॉ हमारे पास एक तो था बोयल्स लॉ, जो कि कहता है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। अगर मैं प्रेशर को देखने लग जाऊं तो वॉल्यूम को निकाल सकता हूं, और जो चार्ल्स लॉ था वो कहता है वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के।
तो इनमें से आप कोई भी चीज लेके अपनी वॉल्यूम को कंपेयर कर सकते हो। या तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, टेम्परेचर कांस्टेंट करोगे तो प्रेशर की हेल्प से आप वॉल्यूम को निकालोगे, कंपैरिजन करोगे। और अगर आप प्रेशर कांस्टेंट कर दोगे तो टेम्परेचर की हेल्प से आप वॉल्यूम को कंपेयर करोगे। वो आपकी श्रद्धा है, वो आपकी मर्जी है। मान लीजिए हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं, ये मैंने कर दिया प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। मैं इस पर्टिकुलर प्रेशर की बात कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर प्रेशर पे सबका V1 V2 V3 V4 सबका प्रेशर सेम हो गया, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। अब ध्यान दो, प्रेशर कांस्टेंट अगर हम कर देंगे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन हमें कौन बताता है? चार्ल्स लॉ। और वो क्या कहता है? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की, राइट। अच्छा एक और बात, जैसा कि हमने कहा था बोयल्स लॉ में, क्योंकि हम टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं तो उसके ग्राफ को हम आइसोथर्म कहते हैं। अगर हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की तो उसमें प्रेशर कांस्टेंट करते हैं तो उसे आइसोबार कहते हैं। यहाँ पे हम क्या कांस्टेंट कर रहे हैं? यहाँ पे हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहे हैं और इसी वजह से इसके एक साथ जो ग्राफ प्लॉट होता है, जो ग्राफ प्लॉट होता है, इसको कहते हैं आइसोकोरिक ग्राफ। इसे हम क्या कहते हैं? आइसोकोरिक ग्राफ, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसो यानी सेम, कोरिक यानी कि वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट यहाँ पर है। तो हमने क्या किया? प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। प्रेशर कांस्टेंट करने का मतलब क्या है? हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन क्रिएट करने वाले हैं। वो बताता है हमें चार्ल्स लॉ, और वो कहते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा वॉल्यूम, ठीक है भैया। अब देखो V4 के कॉरस्पॉन्ड में जो टेम्परेचर है इस पर्टिकुलर प्रेशर पे वो है T1, V3 के कॉरस्पॉन्ड में है T2, V2 के कंपेयर में है T3 एंड V4 के कंपेयर में, V1 के कंपेयर में है T4। V4 के कॉरस्पॉन्ड टेम्परेचर जो है T1, T2, T3, T4। अब जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा वॉल्यूम, चार्ल्स लॉ ने हमें यही बताया है, हमने पिछले वीडियो में पूरा यही डिस्कस किया था। यानी कि क्योंकि T4 सबसे ज्यादा है तो V1 क्या होगा? इसके कॉरस्पॉन्ड में जो वॉल्यूम है वो क्या है? V1, तो V1 सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर V2, फिर V3 और सबसे एंड में क्या आ जाएगा हमारे पास? V4 हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या है? इनके बीच में रिलेशन है। आप कहोगे नहीं सर प्रेशर के साथ कंपेयर करके बताओ, चलो प्रेशर के साथ कर लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है वॉल्यूम को, टेम्परेचर को कांस्टेंट करना पड़ेगा, ठीक है। हमने चलो ठीक है टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, ये कर दिया टेम्परेचर कांस्टेंट। यानी कि मैं इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इन सभी को प्लॉट कर रहा हूं और इन सभी को कंपेयर कर रहा हूं। ये V1 लिया था, ये V2, ये V3 और ये V4, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्ड में प्रेशर क्या हो गया? ये P1, इसके कॉरस्पॉन्ड में P2, इसके कॉरस्पॉन्ड में क्या हो गया? P3 और इसके कॉरस्पॉन्ड में क्या हो गया? P4। अब देखो V4 के कॉरस्पॉन्ड में प्रेशर सबसे ज्यादा है। आप कहोगे सर V4 के कॉरस्पॉन्ड में प्रेशर सबसे ज्यादा तो V4 सबसे ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे आपने कहा V1 सबसे ज्यादा है। बच्चों क्या रिलेशन है? टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे, बॉयल्स लॉ फॉलो होता है, और बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। यानी कि जितना ज्यादा प्रेशर उतनी कम वॉल्यूम। तो सबसे ज्यादा प्रेशर V4 का है तो सबसे कम वॉल्यूम किसकी हो जाएगी? V4 की हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन है, तब भी यही रिलेशन निकल के आएगा। V1 के कॉरस्पॉन्ड में जो प्रेशर है वो सबसे कम है तो V1 सबसे ज्यादा निकल के हमारे पास देखने को मिल जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आइसोकोरिक ग्राफ है जो कि किससे आते हैं? गेल-लुसेट लॉ से हमें निकल के देखने को मिलते हैं। तो ये थे डिफरेंट टाइप के ग्राफ जो कि यहाँ पे हमारे पास प्लॉट हो सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस को लेकर, कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि क्वेश्चंस के बिना तो देखिए कोई भी चीज संभव नहीं है, तो क्वेश्चंस तो आपको करने पड़ेंगे सोल्व। कुछ एक मैं करवा देता हूँ, कुछ एक आप अपने आप से कर लीजिए, और इतना काम होने के बाद तो हमारा काम बन ही जाएगा, राइट। चलिए ठीक है, मैं कोई क्वेश्चन निकाल देता हूँ। क्वेश्चन देखो याद तो इतने रहते नहीं है, और हमारे पास देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन हमें कहता है द टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस इन अ रिजिड कंटेनर इज डबल। हमने क्या किया है? प्रेशर जो है वो डबल कर दिया। यानी कि मान लीजिए P1 मेरे पास था P, तो जो P2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2P। देखिए क्वेश्चंस अभी तो हमें समझ में आ रहा है कि हमने गेल-लुसेट लॉ किया है तो गेल-लुसेट लॉ के ऊपर ही क्वेश्चन बना होगा, लेकिन एग्जाम में समझ में नहीं आता कि ये गेल-लुसेट लॉ लगाएं, बॉयल्स लॉ लगाएं, या कौन सा रिलेशन लगेगा। तो आपको कंडीशंस देखने ध्यान से। अरे देखो गेल-लुसेट लॉ लगना होगा तो प्रेशर दे रखा होगा, टेम्परेचर दे रखा होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट कर रखी होगी, सिंपल सी बात है। गेल-लुसेट लॉ लगा दो। अगर बॉयल्स लॉ लगाना होगा तो प्रेशर दे रखा होगा, वॉल्यूम दे रखी होगी और टेम्परेचर कांस्टेंट कर रखा होगा। यहाँ पे हमें अभी क्या दिया है? प्रेशर दे रखा है कि पहला प्रेशर P था, दूसरा प्रेशर 2P था। यानी कि चार्ल्स लॉ तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि चार्ल्स लॉ तो हमें प्रेशर को लेके कुछ बताता ही नहीं है। चार्ल्स लॉ में प्रेशर तो कांस्टेंट होता है। यानी कि बॉयल्स लॉ लग सकता है और गेल-लुसेट लॉ लग सकता है। बॉयल्स लॉ प्रेशर वॉल्यूम के बारे में बताता है और गेल-लुसेट लॉ प्रेशर टेम्परेचर के बारे में बताता है। तो प्रेशर हमें कहा गया है कि सॉरी
प्रेशर नहीं कहा, टेम्परेचर कहा, सॉरी मेरी मिस्टेक, माफी। T1 जो है मान लीजिए हमने कहा T और T2 हमने मान लिया T2T, ठीक है। The temperature of a certain mass of a gas in a rigid container is double if the initially the gas is at 1 atm, यानी कि प्रेशर दे दिया इनिशियली T1 जो है वो 1 atm था अगर हमारे पास, तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है भाई, क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या कहा हुआ है। हमें कहा है शुरू का टेम्परेचर था T और बाद में हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो यानी कि हो गया 2T। ना तो हमें T पता ना ही हमें 2T पता, लेकिन हमें इतना पता है कि हाँ पहले जो भी टेम्परेचर था उससे डबल है मेरा T2 टेम्परेचर, ठीक है। शुरू में प्रेशर था 1 atm, P2 हमें नहीं पता और हमसे क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, परसेंटेज इंक्रीज पूछा हुआ है कि नया प्रेशर जो आएगा वो कितना परसेंटेज ज्यादा होगा कंपेयर टू पहले वाले प्रेशर को, ठीक है। तो देखिए टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम यानी कि बात नहीं कर रखी हमें, और एक कंटेनर ले रखा है रिजिड कंटेनर। देखिए ध्यान से हमें क्या कहा है, एक रिजिड कंटेनर। अब देखिए होता क्या है, हमारे पास रिजिड कंटेनर वो होते हैं जो कि ठोस होते हैं, जिनकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती है। और आइडियल गैस के केस में क्या हमने कहा था, जो कंटेनर की वॉल्यूम होगी वही आइडियल गैस की वॉल्यूम होगी। तो क्योंकि कंटेनर रिजिड है तो और रिजिड कंटेनर की वॉल्यूम फिक्स होती है, कभी भी चेंज नहीं होती, तो गैस की वॉल्यूम भी क्या होगी, फिक्स हो गई। यानी कि वॉल्यूम हमें क्या कह रखी है, रिजिड कंटेनर से बताना चाह रहा है एग्जामिनर कि वॉल्यूम आपकी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। यानी कि प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दी, ये जो सेट लग जाएगा हमारे पास, राइट, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज पूछा, तो देखिए पहले तो T2 निकालते हैं, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकलेगा, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, उसके लिए ये तो पता करना पड़ेगा ना कि जो नया प्रेशर आया है वो कितना है। तो रिलेशन क्या था, मैंने क्या बताया था, P1 by T1 is equal to P2 by T2। P1 हमें दे रखा है 1 atm, T1 हमें दे रखा है मान लीजिए T, P2 हमें निकालना है और T2 क्या है 2T, तो इसको घर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा 2T by T is equal to P2, और P2 कितना आ गया 2, ठीक है। P2 कितना आ गया हमारे पास 2 atm, P2 आ गया यहां से हमारे पास 2 atm। अब हमसे देखिए परसेंटेज इंक्रीज पूछा हुआ है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो पहले था 1 atm, बाद में हो गया 2 atm, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज जब हम निकालेंगे तो कैसे करेंगे, नया प्रेशर है 2 atm माइनस पुराना प्रेशर और डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रेशर मल्टीप्लाई 100। देखिए 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है, और परसेंटेज इंक्रीज निकालना कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो देखिए नया है 2 atm, पुराना था 1 atm, तो 2 माइनस 1 करेंगे, वो इंक्रीज हुआ है ना, 2 atm थोड़ी ना इंक्रीज हुआ है, पहले भी तो इनिशियल प्रेशर 1 atm था, इंक्रीज कितना हुआ है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तब जाके इंक्रीज निकल के आएगा। तो 2 माइनस 1 किया कि भैया मेरे पास पहले था 1 atm, अब हो गया 2 atm, तो इंक्रीज तो हुआ 1 का ही, राइट, डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर से करेंगे तभी तो परसेंटेज इंक्रीज आएगा, क्योंकि हमें कंपेयर करना है पहले वाले प्रेशर से कि पहले एक प्रेशर था 1 atm, तो यहां से हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज कितना आ गया 100% हो गया, जो परसेंटेज इंक्रीज आया है हमारे पास वो आ गया 100%। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि थोड़ी सी और बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए। परसेंटेज इंक्रीज का क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया था क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है, उनको समझ में नहीं आता कि परसेंटेज इंक्रीज से सामने वाला एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है, राइट, ठीक है। एक और क्वेश्चन क्या है, द टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस was increased from 27 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमें कहा गया है कि आपके पास टेम्परेचर था शुरू में 27 डिग्री सेल्सियस और इसको इंक्रीज कर दिया T2 बना दिया 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भैया। और कहा गया है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर दे रखा है, यानी कि गेलो से अप्रोच ही लगेगा। इस तरीके से अप्रोच कर लिया है। अगर आप फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे कौन सा रिलेशन लगा के आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, फिर तो क्या ही फायदा, राइट। तो ये तरीके हैं चीजों को सोल्व करने के। बट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस, हमसे पूछा गया प्रेशर बताओ गैस का क्या होगा, ठीक है। ना तो हमें P1 बता रखा ना ही हमें P2 बता रखा, ठीक है। तो मान लीजिए हमने कहा P1 जो है, एक तो है P1 प्रेशर जो इनिशियल T1 के कोरोस्पोंड में है, और T2 के कोरोस्पोंड में प्रेशर है मान लीजिए P2, ठीक है, ओके। गेलू से क्लोज हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो T1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। T1 पता नहीं है, T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। गलती मत करना, जब भी क्वेश्चन करोगे टेम्परेचर को उसकी SI यूनिट में रखोगे, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास कन्वर्जन करने के बाद 300।
तो P1 by 300 इज इक्वल टू P2 हमें पता नहीं है डिवाइडेड बाय T2। T2 कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 10 और इंक्रीज कर देंगे 310। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको 10 डिग्री और इंक्रीज कर देंगे तो ये बन जाएगा 310। अब देखो P2 क्या हो जाएगा, P2 आ जाएगा हमारे पास 310 बटे 300 मल्टीप्लाई P1, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, तो मेरे पास जो P2 आएगा, जो भी प्रेशर है, नया प्रेशर, वो 31/30 टाइम्स ज्यादा होगा P1 के कंपेयर में। यही आंसर है हमारे पास। अब देखो हमें कोई रिलेशन उसके अलावा दे ही नहीं रखा कि हम P1 को फाइंड आउट कर सके या P2 को फाइंड आउट कर सके, तो ये कंपैरेटिव टर्म हमें निकालनी है, कंपैरेटिव हमें आंसर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं P1 को किसी भी तरीके से नहीं निकाल सकता हूं। अगर मुझे मान लीजिए अगर बॉयल फ्लो के साथ वॉल्यूम दे दी होती तो क्या पता वहां से हम प्रेशर निकाल लेते P1, उसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते, P2 भी आ जाता, लेकिन हमें इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, हमें रिलेटिव टर्म में निकालना है। आपके पास इसी टाइप के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, आपको जो गेलू सेक्टर है वो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मेरे सोशल हैंडल्स पे जाके मैसेज कर सकते हो। मेरे सोशल हैंडल्स का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, और मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी जाके देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।